सबसे पहले देखो, आज हम बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की। प्रत्येक सिद्धांत में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो ये हमें जानकारी हो। तो प्रत्येक सिद्धांत में हमें ये देखना है कि वो सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, कौन कौन से उपनाम से हम उसको जानते हैं, उस सिद्धांत को देने के लिए उन्होंने किस तरह से अपना प्रयोग किया, किस तरह से अपने निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्ष निकालने के बाद में उन्होंने सीखने के लिए क्या खास बातें बताई। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से सीखने के तरीके बताए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अधिगम प्रणाली की अलग अलग विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसलिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो भी हमें पता हो। फिर प्रत्येक सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, जो भी सिद्धांत दिया, जैसे थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया है तो उसकी उपयोगिता क्या है, प्रत्येक सिद्धांत की उपयोगिता भी हमें देखनी होगी, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। सिद्धांत का उपनाम पूछा जा सकता है, सिद्धांत किसने दिया ये पूछा जा सकता है, सिद्धांत देने के लिए प्रयोग किस पर किया गया ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रयोग की डिटेल्स जो है उसको लेकर के कुछ जानकारियाँ ली जा सकती है। प्रयोग के बाद में सिद्धांत में उन्होंने विचारधारा किस रूप में प्रस्तुत की वो आपको पूछा जा सकता है, और उसकी उपयोगिता क्या है ये सब आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें वर्णित है कि आप लोगों को अधिगम सिद्धांत देने वाले विद्वान और उन विद्वानों की देन क्या क्या हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल सिद्धांत ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अलावा भी उन विद्वानों ने कोई खास काम किया है तो किस क्षेत्र में किया है, उनकी उपलब्धि क्या है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे पावलोव जो थे उन्होंने सिद्धांत तो दिया ही, साथ में वो एक चिकित्सक थे, उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी नोबेल प्राइज़ मिला, क्यों मिला, कब मिला, है ना, ये सारी चीज़ें। तो प्रत्येक विद्वान के बारे में भी हमें जानना है, और साथ में उन्होंने सिद्धांत को किस तरह से किस प्रयोग के आधार पर दिया वो भी जानना है। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत है, जिसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सिद्धांत है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये दुनिया का क्या सिद्धांत है, सबसे पुराना, सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया। और दूसरा, ये सबसे बड़ा है, आज तक इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं बना है। अब थॉर्नडाइक कौन थे, कब और कैसे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो देखो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसका मतलब है जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने का प्रयास करता है, ट्राई करता है, तो उससे त्रुटि होना स्वाभाविक है। क्योंकि पहली बार हम भी कोई काम करते हैं, मान लो साइकिल चलाना भी कोई बच्चा सीखता है, तो पहली बार तो चला नहीं सकता, वो कई बार गिरता है, उठता है, तब जाकर के धीरे धीरे वो चलाना सीखता है। तो पहली बार तो हर किसी से गलती होना संभावित है। इसलिए इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का, कि सीखने के लिए प्राणी को प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन यदि बार बार आप प्रयास करते जाएंगे तो एक दिन आपकी त्रुटि का विलोप हो जाएगा, त्रुटियां खत्म हो जाएगी और आप वास्तविक व्यवहार को क्या होंगे, सीख जाएंगे। इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिगम सिद्धांत, सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिगम सिद्धांत
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है जिसके बारे में सामान्य जानकारियाँ निम्न हैं। तो सबसे पहली जानकारी है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने कब दिया था? 1898 ईस्वी में दिया था। थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। दूसरा, इन्होंने 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र लिखा, जिसमें इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले इसको दिया था 1898 ईस्वी में। इन्होंने 1898 ईस्वी में एक शोध पत्र लिखा था, एनिमल इंटेलिजेंस। यानी इन्होंने जब पीएचडी किया उस समय एनिमल इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र लिखा, और इसी शोध पत्र में इस सिद्धांत को इन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया। थॉर्नडाइक मूलतः अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले एवं सबसे अधिक प्रकार के जंतुओं पर प्रयोग करने का श्रेय प्राप्त किया। थॉर्नडाइक मूलतः अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने सबसे पहले एवं सबसे अधिक प्रकार के जंतुओं पर प्रयोग करने का श्रेय प्राप्त किया। यानी कि सबसे पहले यदि संसार में किसी व्यक्ति ने किसी जंतु पर या पशु पर प्रयोग किया तो किसने किया?
आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जंतुओं पर प्रयोग किसने शुरू किया, तो थॉर्नडाइक ने शुरू किया। दूसरे नंबर पर थॉर्नडाइक ऐसे विद्वान हैं अब तक के अधिगम सिद्धांतों में जिनको भी हम पढ़ते हैं उनमें, जिन्होंने सबसे अधिक प्रकार के जंतुओं पर प्रयोग किया। इन्होंने केवल एक बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया, बिल्ली का तो इनका एक चर्चित प्रयोग है, बाकी इसके अलावा इन्होंने बिल्ली के अलावा भी बहुत सारे जंतुओं पर प्रयोग किया है, बहुत सारे पशु पक्षियों पर इन्होंने प्रयोग किया है। क्यों किया? क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे, और पशु मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं। पशु मनोवैज्ञानिक होने के साथ ही पशु मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं। तो इन्होंने बहुत सारे जंतुओं पर प्रयोग किया और सबसे पहले जंतुओं पर प्रयोग किया। दोनों ही जो विचार हैं, दोनों ही जानकारियां हैं, इनके बारे में हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जहाँ तक लिखा सबने, इसके बाद देखिए थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान के जनक भी हैं। यानी थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान के जनक भी हैं। इन्होंने ही 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को पहली बार प्रस्तुत किया तथा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाए। शिक्षा मनोविज्ञान पहली बार प्रस्तुत किया, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को विस्तृत रूप से थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को विस्तृत रूप से 1913 ईस्वी में भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया,
ये 1913 ईस्वी में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। और उस समय इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था, जो इनका सबसे चर्चित प्रयोग है। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? थॉर्नडाइक अमेरिकी विद्वान थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 ईस्वी में पहली बार प्रयास एवं त्रुटि का विचार दिया था। ये पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका। थॉर्नडाइक ने पहली बार अपना सिद्धांत या विचार कब दिया था? तो पहली बार 1898 में दिया था। ठीक है। 1900 ईस्वी में इन्होंने पशु मनोविज्ञान के साथ साथ ही एक नए विषय को भी बनाया, दिया, प्रस्तुत किया। वो कौन सा था? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी पशु मनोविज्ञान के जनक तो ऑलरेडी थे, इन्होंने फिर 1900 ईस्वी में एक नया विषय दिया, शिक्षा मनोविज्ञान, तो उसके जनक कहलाए। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान देने के बाद 1913 में उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए अपना प्रयोग करते हुए अपना सिद्धांत विस्तार से प्रस्तुत किया, जो आज भी अधिगम का सबसे बड़ा सिद्धांत है। यानी थॉर्नडाइक से बड़ा कोई अधिगम का सिद्धांत दूसरा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। थॉर्नडाइक जो थे, इनकी एक खास बात ये थी कि इनके द्वारा किए गए जो प्रयोग हैं और दिए गए निष्कर्ष हैं, उन्हीं में इन्होंने सबसे पहले व्यवहारवाद की विचारधारा को स्पष्ट भी किया। और किस तरह से किया? इन्होंने व्यवहारवाद के अनुसार स्पष्ट किया कि जब भी कोई प्राणी किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो वह उसके प्रभाव से अनुक्रिया करता है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने व्यवहारवाद के अनुसार स्पष्ट किया कि जब भी कोई प्राणी किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो वो उसके प्रभाव से क्या करता है? अनुक्रिया करता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसके बाद में आता है थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इसके कौन कौन से उपनाम हैं। एक ही सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, एक ही सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के उपनाम क्या क्या? देखो, सिद्धांत के उपनाम। सिद्धांत के क्या क्या उपनाम हैं? एक तो इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो कहते ही हैं, उसके बाद में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का मतलब ही वैसे तो प्रयास एवं त्रुटि होता है, लेकिन शब्दों का फेर है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहते हैं।
इसी सिद्धांत को चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को योजनाबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को साहचर्य अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। बॉन्ड लर्निंग थ्योरी इसी को हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। इतने नाम इसी सिद्धांत के हैं। परीक्षा में इनमें से कोई सा भी नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। आजकल अक्सर इस तरह के प्रश्न भी आने लगे हैं परीक्षा में, जिसमें क्या होता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा अन्य से भिन्न है, इस तरह के प्रश्न आपको दे देंगे। तो उसमें इनमें से ये जो प्रचलित नाम है ना, वो नहीं देंगे, बल्कि इस तरह के नाम दे देंगे जो सामान्यतः प्रचलित नहीं है, जिनको हमें बहुत अच्छे से स्मरण रखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। और फिर वो अचानक से उसमें जब देगा तो हम तभी कर पाते हैं जब हमें प्रॉपर तरीके से पता हो। तो यहाँ पर उसने सिद्धांत दे दिया, मान लीजिए सुमेलित करो के हिसाब से प्रश्न देते हुए, और उसमें दे दिया उसने कि बंध का सिद्धांत और उसके आगे कोई नाम दे दिया, हर्ष व दुख का सिद्धांत उसके आगे कोई नाम दे दिया। अब वो थॉर्नडाइक नाम होगा तो सही है, नहीं तो गलत है, लेकिन ये तब हम कर पाएंगे जब हमें इन सभी नामों का आइडिया होगा। अब ये सब नाम क्यों दिए गए हैं, इस तरह के नाम जो दिए गए हैं इनके सिद्धांत के, वो क्यों दिए गए हैं? क्या ये नाम थॉर्नडाइक ने दिए हैं या बाद में विद्वानों ने दिए हैं? तो देखिए, कोई भी विद्वान जब किसी सिद्धांत को देता है तो वो अपने हिसाब से कोई एक व्यवस्थित नाम प्रस्तुत करता है, लेकिन जब उन सिद्धांतों को लेकर के बाद में कुछ लोग अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं या शोध करते हैं, जैसे कोई पीएचडी करता है तो वो किस पर करता है? पुराने कोई विचार दिए हुए होते हैं उन्हीं पे तो करता है वो। तो जैसे थॉर्नडाइक जो है, इनके सिद्धांत पर कोई पीएचडी करता है तो फिर वो क्या करेगा, इस सिद्धांत को विशेष तरीके से पढ़ेगा, समझेगा और फिर अपने तरीके से उसमें कोई नई बात बताएगा। जब तक वो नई बात नहीं बताएगा तब तक उसके शोध का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अलग अलग लोगों ने, किसी ने शोध करके इसको प्रयत्नभूल कह दिया, किसी ने योजनाबद्ध व्यवहार कह दिया, किसी ने संबंधवाद तो किसी ने संयोजनवाद कह दिया, किसी ने साहचर्य, किसी ने बॉन्ड लर्निंग थ्योरी कह दी, तो किसी ने हर्ष और दुख का सिद्धांत कह दिया। इस तरह से जैसे जैसे लोग शोध करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे और भी नाम इसके क्या होंगे, आते जाएंगे। ठीक है, अब इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब का अर्थ क्या है, ये भी हमें पता हो। सबसे पहले
यहाँ पर इनके सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया। तो प्रयास एवं त्रुटि का विचार इन्होंने दिया था। उस विचार में इन्होंने कहा था कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य के लिए प्रयास करता है तो प्रयास जब उसके द्वारा किए जाते हैं तो त्रुटि हो सकती है, लेकिन यदि प्रयासों को जारी रखेगा, बार बार करेगा, तो एक दिन त्रुटि का विलोप हो जाएगा और प्रयास उसके क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जब कपड़े पहनता है तो प्रारंभ में उसको नहीं आइडिया होता है कि कपड़ों को किस तरह से पहनना है। कभी बटन आगे पीछे करेगा, कभी ऊपर नीचे करेगा, कभी दाएं पैर की चप्पल बाएं में पहनेगा, लेकिन जब वो बार बार प्रयास करता रहता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा अच्छे से सलीके से कपड़े पहनना सीख जाता है और सही पैर की चप्पल सही पैर में पहनना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बार बार प्रयास करने से त्रुटि का विलोप हो गया और प्रयास उसके क्या हो गए, साकार या सफल हो गए। दूसरे नंबर पर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न का मतलब होता है जतन करना, प्रयास करना। जब भी हम कुछ प्राप्त करने के लिए जतन करते हैं तो उसको बोला जाता प्रयत्न। प्रयत्न जब हम करते हैं तो एक ही बार के प्रयत्न से कोई काम हमारा पूरा हो जाए, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तब व्यक्ति को बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं, और बार बार इसलिए करने पड़ते हैं कि एक बार के प्रयत्न में भूल होना स्वाभाविक है। किस तरह से? जैसे आपने 10 प्रश्न आज याद किए, पूरा प्रयत्न किया कि आपको 10 प्रश्न एकदम याद हो जाएं, स्मृति में आ जाएं। जब आपने 10 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया और ये सोचा कि अगले दिन मुझे 10 के 10 याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं, अगले दिन आपने उनकी ट्राई की तो पता चला 10 में से 5 प्रश्न तो आपको आ रहे हैं, 5 के उत्तर आप भूल गए। फिर आपने अगले दिन जो 5 को भूल गए थे उनके लिए दोबारा प्रयत्न किया। फिर अगले दिन आपने देखा कि अब आपको जो है 2 के उत्तर आ रहे हैं, 3 के नहीं आ रहे, तो 5 + 2 7 आपको आने लग गए। फिर उसके बाद आपने अगले दिन ट्राई की, फिर आपको 2 के आ रहे हैं, 1 का नहीं आ रहा, तो फिर आपका मतलब 9 आपको आने लग गए, और फिर अगले दिन आपने उस 1 को भी याद कर लिया। तो कुल मिलाकर के आपने 5 दिन प्रयत्न किया, तब जाकर के पूरे 10 प्रश्नों के उत्तर आपको आने लगे। इसका मतलब जैसे जैसे व्यक्ति प्रयत्न करता है वैसे वैसे भूल का विलोप हो जाता है, भूलने वाली स्थिति खत्म हो जाती है और हमारे प्रयत्न क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बोलते हैं। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया का। तो उद्दीपन अनुक्रिया की बात तो हम कर ही चुके हैं कि जब भी कोई प्राणी किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो व्यवहारवादियों का मानना है कि उद्दीपक का जो प्रभाव आता है उस प्रभाव के कारण वो प्राणी क्या करता है, क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, जिसकी वजह से उद्दीपन अनुक्रिया होते हुए प्राणी किसी व्यवहार को सीख लेता है। इसी कारण इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसके आगे चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत का मतलब यहाँ पर यह है कि थॉर्नडाइक का मानना है उचित अनुक्रिया से उचित प्रकार के उद्दीपक को जोड़ना या उसका चयन करना ही अधिगम है। जैसे आपको याद होगा, हम जब अधिगम की परिभाषाएं पढ़ रहे थे तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी थॉर्नडाइक की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने अधिगम की परिभाषा देते हुए कहा था कि जब भी कोई प्राणी किसी उचित प्रकार के उद्दीपक के साथ में उचित प्रकार की अनुक्रिया का चयन कर लेता है तो वही क्या होता है, उसका अधिगम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किस उद्दीपक के साथ हम क्या अनुक्रिया करें, ये समझ जाना, इसका चयन कर लेना, कौन से उद्दीपक के साथ कौन सी अनुक्रिया हम करेंगे तो सही होगी, इसको समझ जाना ही चयन का सिद्धांत है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मान लो मिलान करो के प्रश्न आते हैं, सुमेलित करो के प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपने सुमेलित करने के लिए अलग अलग का चयन किया, ए के साथ में सी का, बी के साथ में डी का, सी के साथ में ए का, कैसे आप सुमेलित कर रहे हैं, और वो एकदम परफेक्ट आपने कर दिया, तो वो क्या आपका चयन करना ही तो है, किसके साथ में किसको आपने जोड़ा वो आपने चयन किया। तो इस तरह से इसको चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। योजनाबद्ध व्यवहार का।
देखो, थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी भी कार्य व्यवहार को योजनाबद्ध करोगे तो सीखोगे। मान लीजिए आज आपने योजना बना ली कि मुझे 10 प्रश्न रोज के याद करने हैं, तो पहले दिन आपको 10 में से 5 याद हुए, फिर आपने योजनाबद्ध तरीके से 5 को याद किया, फिर 2 को, फिर 1 को। तो आपने योजना बनाकर तय कर लिया कि नहीं, मुझे तो 10 याद होने ही चाहिए, तभी तो आपको याद होंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। मान लो कभी तो आपने सोचा याद करना और कभी सोचा नहीं करना है, कभी आपने याद किया कभी नहीं किया, कभी प्रयत्न किया कभी नहीं किया, तो फिर उससे आपका अधिगम प्रॉपर नहीं हो सकता। प्रॉपर अधिगम करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से व्यवहारों को आगे बढ़ा पाता है वही सुनिश्चित रूप से किसी व्यवहार को सीख पाता है। तो योजनाबद्ध व्यवहार का सिद्धांत इसको कहा संबंधवाद का। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते समय इन्होंने देखा कि बिल्ली भूखी होती है और भूख का संबंध भोजन से होता है। जब भोजन के लिए बिल्ली प्रयास करती है तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे का संबंध एक लीवर से होता है। जब लीवर के संबंध को बिल्ली समझ जाती है तो दरवाज़ा खोल पाती है, और जब खोल पाती है तो सीधी भोजन के पास जाती है, क्योंकि भोजन से उसका संबंध है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब एक का संबंध दूसरे से होता है तभी वो प्राणी उस दिशा में क्रिया करता है। यदि आपस में एक दूसरे का संबंध नहीं होगा तो कोई प्राणी क्रिया नहीं करेगा। तो इस तरह से इन्होंने संबंधों को समझाने का प्रयास किया। इसी आधार पर इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजनवाद, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। देखो, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है, संयोजनवाद के जनक कौन है। पंजाब में 2015 में पहली बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, संयोजनवाद का संबंध किससे है, तो वहाँ तो ये पूछा गया। लेकिन राजस्थान में अभी पिछली परीक्षाओं में पहली बार पूछा गया है, संयोजनवाद के जनक कौन है। तो संयोजनवाद के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद का विचार दिया। अब संयोजनवाद होता क्या है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होना, जुड़ना। जैसे एक विद्वान थे सार्टेन ने कहा था, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों का जो संगठन होता है उससे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। इसका मतलब रोज रोज के हमारे अनुभव जुड़ते हैं, और रोज रोज के अनुभव जुड़ने से एक बालक सीखता है। इसलिए जुड़कर के अनुभवों के जोड़ से, संगठन से सीखना ही क्या है, संयोजनवाद है। तो संयोजनवाद की विचारधारा इनके द्वारा दी गई है। साहचर्य अधिगम सिद्धांत, साहचर्य की बात हम कर ही चुके हैं। इन्होंने पहली बार कहा है कि कोई भी प्राणी जब किसी उद्दीपक के संपर्क में जाता है और उसके साथ साथ बार बार क्रिया करता है तो उससे उसमें साहचर्य के कारण क्या होता है, सीखना होता है, सीखने को मिलता है या चीज़ों को सीख पाता है। इसी के आगे है बंध का सिद्धांत। बंध का मतलब यहाँ बंधन से है, अनुबंध से है। किससे है, अनुबंध से, बॉन्ड से है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई बॉन्ड कर लेता है, किसी तरह का बॉन्ड बना लेता है, संबंध बना लेता है, या किसी बंधन में बंध जाता है, तो वो उसी क्रिया को या उसी कार्य को करता, दूसरा कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये माना है कि जब भी कोई प्राणी किसी उद्दीपक के साथ में बॉन्डेड हो जाता है, बंध जाता है, तो फिर वो उस उद्दीपक के साथ ही अनुक्रिया करता है, और इस प्रकार से होने वाली अनुक्रिया के कारण वो चीज़ों को सीखता है। जैसे हमारा संबंध भोजन से है, जब भी हमें भूख लगेगी तो हम किसकी तलाश करेंगे, भोजन की, क्योंकि हम बॉन्डेड हैं। भोजन से ही हमारी भूख क्या होनी है, दूर होनी है। तो इस तरह से बंध का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बॉन्ड लर्निंग थ्योरी का मतलब बंध का सिद्धांत ही है। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य जब प्रयास करता है तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, या तो उससे त्रुटि हो जाती है या वो सफल हो जाता है। सफल होता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है, हर्ष की प्राप्ति होती है, और असफल हो जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति प्रयास और त्रुटि से सीखता है तो निश्चित रूप से कभी उसको हर्ष तो कभी दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन हर्ष और दुख के इन प्रयासों के बीच में प्राणी एक दिन जब किसी व्यवहार को बार बार प्रयास करते करते पूर्ण रूप से सीख जाता है तो वो क्या बन जाता है, उसका अधिगम बन जाता है।
इस तरह से इसको हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी इन्होंने माना है। तो ये विभिन्न प्रकार के नाम थे इस सिद्धांत के, लिखा सबने। अब इसके बाद में इनके द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने सीखने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण माना है, सीखने के लिए किस किस को इन्होंने क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। तो सीखने के लिए जो इन्होंने महत्वपूर्ण माना वो क्या क्या, देखो स्टेप बदल कर लिखो आप। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में क्रमशः आवश्यकता, प्रेरणा, अनुक्रियाएं, बाधाएं, सही अनुक्रिया, प्रोत्साहन, अनुभवों का संगठन एवं लक्ष्य या अधिगम को माना है। तो देखो इन्होंने किस तरह से किस किस को इम्पोर्टेंस दिया है सीखने की प्रक्रिया में, किस किस को महत्वपूर्ण माना है सीखने के व्यवहार में। तो क्रमशः जो जो शब्द लिखे हुए हैं वो आप सबको एक एक बार देखना है और इनके बारे में बताना भी है। हाँ बताइए भाई, इधर से बताइए। इन्होंने पहला स्टेप माना है, बैठ के बताइए। पहला स्टेप माना है आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या होती है आपके हिसाब से, क्या है आवश्यकता? वस्तु को पाने की इच्छा, वो तो लालसा है। आवश्यकता तो लिखा हुआ ना, आवश्यकता होती क्या है? हाँ उदाहरण दो ना। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बहन जी, आप पढ़े लिखे हो। कौन बताएगा? आवश्यकता से यहाँ क्या अभिप्राय है बताइए। हाँ जरूरत और आवश्यकता तो एक ही बात है ना। यहाँ क्या अभिप्राय है? देखो थॉर्नडाइक का मानना है कि किसी भी प्राणी की नीड, जरूरत या आवश्यकता से मतलब है वह जिस काम को करना चाह रहा है, जिसके लिए काम करना चाह रहा है, उसकी पूर्ति से संबंधित साधन, उसकी पूर्ति से संबंधित जो साधन है वो अपने आप में उसकी आवश्यकता है। जैसे आप लोग शिक्षक बनना चाह रहे हो, तो इस समय शिक्षक बनने के लिए आपको आपका जो पाठ्यक्रम है, क्या है आपका
आपका जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान आपको जरूरी है, वो आवश्यकता है। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। मोटे तौर पर जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो उस साधन की होती है जिसके द्वारा हमें वहाँ पहुँचना है। तो वो किस रूप में दर्शाता है? आवश्यकता के रूप में। अब देखो इसके बाद में है प्रेरणा। प्रेरणा से क्या अभिप्राय है बताइए? पहले पढ़ चुके हमने जब लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करी थी, तब हमने इन सब में से अधिकतर के बारे में पढ़ा है। कुछ जो है नए हैं, कुछ इसमें नए हैं, बाकी तो सेम है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है, लेकिन यहाँ प्रेरणा से मतलब क्या है? हाँ, मोटिवेशन। हाँ बताइए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके प्रति मोटिवेट होना। हाँ, तो मोटिवेट होना क्या है? प्रेरणा क्या है? हैं? वो हो सकता है, लेकिन है क्या? वो तो ठीक है, पर होती क्या? अरे प्रेरणा का मतलब होता है, प्रेरणा जो है उसके लिए मोटिवेशन शब्द का उपयोग करते हैं। टू मूव से वो बना है, जिसका मतलब होता है गति देना। क्या होता है? आवश्यकता पूर्ति की दिशा में गति, या उस दिशा में आगे बढ़ना, उस दिशा में कार्य करना। ये किससे संभव है? प्रेरणा से। जब भी हमें प्रेरणा मिलती है तो हम आवश्यकता पूर्ति की दिशा में क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं। तो यह है किसी आवश्यकता पूर्ति की दिशा में कार्य करना। उसके लिए जो उत्तेजना होती है वो प्रेरणा कहलाती है। अनुक्रियाएं, अनुक्रियाएं, अनुक्रियाओं का मतलब होता है किसी भी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में प्रेरित होकर के जब हम गतिमान होते हैं, गति करते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, अलग अलग तरह से कार्य करने पड़ते हैं। जो अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, अलग अलग तरह से क्रियाएं करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? अनुक्रियाएं बोलते हैं। अनुक्रियाओं का मतलब बहुत सारी क्रियाएं हम करते हैं। जब अनुक्रियाएं करते हैं तो रास्ते में क्या आती है? बाधा आती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो ये तय सी बात है, उसके मार्ग में क्या आएगी? बाधाएं आएगी, उसकी मार्ग में परिस्थितियां आएगी। जब उसके मार्ग में परिस्थिति आएगी, उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं के समय उसको क्या करना पड़ेगा? उनका मुकाबला करना पड़ेगा। यदि उन बाधाओं से वो घबरा जाएगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, लेकिन उन बाधाओं या मुसीबतों से उसको मुकाबला करना पड़ता है। जब वो मुकाबला करता है तो मुकाबला करते करते कोई अनुक्रिया सही हो जाती है। कोई अनुक्रिया क्या हो जाती है? सही हो जाती है। कैसे? आगे हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली के प्रयोग के दौरान। आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जब बिल्ली पर प्रयोग किया जाता है तो बिल्ली पजल बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बार बार उछल कूद करती है, इधर उधर उसका पंजा लगता है, लेकिन सही जगह पर नहीं लगता। उसके सामने बाधा दरवाज़ा कैसे खुले, उसके लिए वो अनुक्रियाएं करती है, बार बार पंजे को उधर उधर मारती है, लेकिन उसका सही जगह पर नहीं लगने से दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन वो घबराती नहीं है, बार बार अपने पंजे को कहीं न कहीं मारती रहती है और फिर एक सही अनुक्रिया हो जाती है, यानी उसका पंजा सही जगह पर जा लगता है और सही जगह पर लगने से उसका क्या हो जाता है? दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है। तो जब भी कोई प्राणी आवश्यकता के समय प्रेरित होकर के कोई अनुक्रियाएं करता है तो बाधाएं आती है, लेकिन बाधाओं से मुकाबला करते हुए जब वो अनुक्रियाएं करता रहता है तो कोई सही अनुक्रिया हो जाती है। उस सही अनुक्रिया से प्राणी को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। उसको लगता है कि हाँ, मैंने जो किया वो सही किया, मुझे ऐसे ही करना था। और जब प्रोत्साहन मिलता है तो प्रोत्साहन, जिसे हम पुनर्बलन भी कहते हैं, रेनफोर्समेंट कहते हैं, जो हमें दोबारा काम करने के लिए क्या करता है?
प्रेरित करता है, बार बार काम करने के लिए प्रेरित करता है। और जब बार बार हम काम करते हैं तो बार बार हमारे अनुभवों का हमें क्या होता है, एक संगठित रूप प्राप्त होता है। बार बार हमारे अनुभव संगठित होते हैं, और जब बार बार हमारे अनुभव संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हम कहाँ पहुँचेंगे, लक्ष्य पर पहुँचेंगे, या हमें जो चाहिए अधिगम, जो सीखने के लिए हम बैठे हुए थे, वो सीखना पूरा हो जाएगा, या हम चीज़ों को सीख पाएंगे। इस तरह से थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में, सीखने के व्यवहार में इन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना। इन सबको आपने लिखा, जिसके आगे लिखिए। थॉर्नडाइक का मानना है, थॉर्नडाइक का मानना है कि जब भी, थॉर्नडाइक का मानना है कि जब भी कोई प्राणी किसी आवश्यकता के समय उसकी पूर्ति के लिए गतिमान होते हुए, अर्थात प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, तो उस दौरान उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती रहती है। कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती रहती है। इन बाधाओं के समय जब वह अपनी अनुक्रियाओं को नहीं छोड़ता, तो सुनिश्चित रूप से कोई न कोई सही अनुक्रिया हो जाती है, जो उसे पुनर्बलन या प्रोत्साहन देती है, यह प्रोत्साहन
नए नए अनुभव ग्रहण करने में, नए नए अनुभव ग्रहण करने में योगदान, अनुभव ग्रहण करने में योगदान प्रदान करता है, जो अंतिम रूप से लक्ष्य या अधिगम प्राप्ति, अंतिम रूप से लक्ष्य या अधिगम प्राप्ति को प्रदान करता है, को प्रदान करता है। तो ये था मित्रों थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसके संदर्भ में सामान्य जानकारियाँ, जिनमें सबसे पहले थॉर्नडाइक जो थे उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हमने ली। कब कब और कैसे कैसे उन्होंने जो है अपने विचार दिए, किस तरह से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न नामों से जानने के पीछे क्या वजह है, और इसके अलावा जो है किस तरह से थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद बताए हैं, किस क्रम में हम एक एक करके उनकी पूर्ति करते हुए किसी व्यवहार को सीख पाते हैं। ठीक है, इसके आगे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है जब इन्होंने दिया तो किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया था और प्रयोग करके किस तरह से सीखने के नियम दिए थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी आधे से ज़्यादा लोग कहाँ चले गए?